हाय दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे, ठीक है भाई। तो सॉरी पहले से कि मेरे को पता है बहुत ज्यादा सीरीज लेट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, हम पूरी सीरीज एग्जाम से पहले आपके खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। हम चल रहे थे भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? सेमेस्टर 1 वालों के लिए। अगर आपका बीकॉम प्रोग्राम है, चाहे आपका ऑनर्स है, आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट बन रहा है और यहाँ पे पूरा जो चैप्टर 1 है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग, इट्स कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स और कन्वेंशन सीखने हमें बस खाली, और आपका पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है जी। बस याद रखना, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी बुक्स होंगी, जैसे अकाउंटिंग है, इसकी तो बुक्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हो या फिर नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करना और आपको मिल जाएगा। नंबर दे रखा है भाई 8059639586। सिंपल है, इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे आपको मिल जाएगा। ज्यादा अमाउंट नहीं है, 100 रुपए के आसपास अमाउंट है, 100 से 150 के बीच में होगा, जो भी अमाउंट होगा आप पे करके आराम से परचेज कर सकते हो भाई। यहाँ पे ना, सॉरी नॉइस के लिए, यहाँ पे ना कांटेक्ट जब करोगे तो फिर मैं तो मिलूंगा नहीं, तो परेशान मत करना ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई होता है वो, तो इस वजह से ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप व्हाट्सएप करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कॉल करने से अच्छा। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है भाई अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स। क्या करें यार इनका, शुरू करें। हाँ जी, बात आती है अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स की। तो आज हम सीखेंगे, जब हम अकाउंटिंग सीखते हैं तो उस टाइम पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं या फिर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन सिद्धांतों का हमें फॉलो करना पड़ता है। आसान है? हाँ जी, ऐसे कौन से नियम है जिनको मानना पड़ेगा तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सिंपल से। हाँ जी, तो ऐसे गिनती के बस खाली 10 कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। जैसे कि पहला आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब, इसका मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सर समझिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो आप बिजनेस चालू कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्या करना है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करने बैठो तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि आपका जो बिजनेस है, जो आप चला रहे हो, वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए है। सिंपल है, तभी आप सारे ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से कर पाओगे। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। अरे तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, कॉमर्स तो पढ़ के आ चुके होगे, ठीक है, तुम्हें पता है। तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है कई बार, और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक मशीनरी जो है, जो मैंने खरीदी है, वो 1 साल में ही तो खत्म नहीं हो जाएगी। एक मशीन जो है जो मैंने खरीदी है वो 10-20 साल चलेगी, तो उस साल से 10 साल के हिसाब से हमें डेप निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा अमाउंट होगा हर साल जो डिडक्ट किया जाएगा। तो हम ये क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मशीन मैंने खरीदी है क्या वो 1 साल में खत्म हो जाएगी? नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, मशीनरी को हम लंबे समय तक यूज करेंगे। समझ में आया? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको अपने बिजनेस क्या सोच के चलना है कि लंबे समय तक चलने वाला है। शुगर है? जैसे कि देखिए, आपको लिखना क्या है, ए बिजनेस एंटरप्राइज इन ऑपरेशन विद प्रोस्पेक्ट of continuing operations in the future। यानी कि आपको ये मान के चलना है कि आपका जो बिजनेस है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा फ्यूचर में भी, ठीक है। इट्स एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ऑपरेशन कॉस्ट, पर्सनल, क्या बोलते हैं, पॉलिसीज, क्या लिख गए? हाँ जी, पता नहीं भाई, पॉलिसीज है, सही है, पॉलिसीज, पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोस्पेक्ट्स। जितनी भी चीजें होंगी, एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई, रेवेन्यू हो गया, ऑपरेशन कॉस्ट हो गया, पर्सनल पॉलिसीज हो गई, ये सारी चीजें आप जो भी बनाओगे वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाओगे। एसेट्स जो भी ट्रीट करोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीट की जाएंगी। समझ में? कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीट नहीं की जाएगी इन सभी चीजों में से, मतलब हर चीज आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। एक कंसेप्ट बेसिक टू अकाउंटिंग, ये जो कंसेप्ट है वो बेसिक है अकाउंटिंग के लिए, ऑफ इंपॉर्टेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट। लेकिन जब हम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन करने जाते हैं तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कंसेप्ट है ये, क्योंकि वहां पे अगर आप ये मान के चलोगे कि जल्दी खत्म हो जाएंगे, 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, तो ऐसे तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी जो कि 10 साल 20 साल काम करेगी, लेकिन अगर आप ये मान के चलोगे कि 1 करोड़ 1 साल में लॉस हो जाएगा, मतलब 1 साल में बिजनेस बंद करना है, तब तो 1 करोड़ का लॉस हो गया। 1 करोड़ की मशीन खरीदनी नहीं चाहिए थी फिर तो, है ना भाई। तो ये आप मान के चलोगे कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। सिंपल भाई। तो भाई बाहर ना, मैं कोशिश करूंगा नॉइस कैंसिलेशन लगा दूं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, ठीक है। जितनी हो सकेगी मैं शांत करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई, सॉरी उसके लिए। शुरू करते हैं। तो या इसी कंसेप्ट की वजह से डेप्रिसिएशन जो लगता है वो लगता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स पे, ये सब तुम्हें पता है, ठीक है भाई। हाँ जी, इसी कंसेप्ट की वजह से ये सब काम हम कर पाते हैं। ये एग्जांपल है इसका कि एग्जांपल क्या है इस कंसेप्ट का, तो ये डेप्रिसिएशन है जिसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। दूसरा कंसेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है यहां पे ना बिजनेस को अलग मान के चलोगे बिजनेसमैन से।
ये कुछ छपरी है ना, एक छोटी सी गली है, एक छोटी सी गली के अंदर भी पूरी रास्ते में पी 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 करते हुए जाऊंगी। क्या कहने हैं, शुरू करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है भाई, सुनिए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है जो आपका बिजनेस है, आप इसको ये मान के चलोगे, ये ट्रीट करके चलोगे कि जो बिजनेस है वो अलग से एक एंटिटी है, लीगल सेपरेट एंटिटी है, उसकी अलग से एक पहचान है, उसकी अलग से एक नाम है, उस मतलब वो पूरे एक इंसान है अलग तरीके से, आपको उसको अलग इंसान मान के चलना है और बिजनेसमैन को अलग इंसान मान के चलना है। समझ में आया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग इंसान होंगे। तभी तो जब ये बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है, तब ये जो बिजनेस है ये नहीं सोचता कि ये मेरा पैसा है, दोनों एक इंसान नहीं है, ये नहीं सोचते कि मेरा पैसा है, बिजनेस एक अलग इंसान है, इसीलिए इस पैसे को ये मान के चलता है ये कैपिटल है। और कैपिटल एक तरह की क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब एक ऐसा पैसा जो बिजनेस को वापस चुकाना पड़ेगा, किसको? बिजनेसमैन को। तभी तो ये इस पे इंटरेस्ट भी देता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है ना बिजनेसमैन को, क्या देता है? कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देता है। हाँ जी, क्यों देता है? अगर ये खुद का ही पैसा था तो खुद ही इंटरेस्ट क्यों लेने, मतलब इसका खुद का पैसा नहीं है भाई, सिंपल है ना। हाँ जी, बिजनेसमैन सॉरी बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है और अलग अलग ही इनको ट्रीट किया जाता है। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में पैसा लगाता है एक आउटसाइडर की तरह, तो बिजनेस में मतलब जो बिजनेस है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी बनती है, सब चीजें। तो यहाँ पे बिजनेस को अलग इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा और बिजनेसमैन को अलग इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, बीच में वो आता है एक कंसेप्ट जहां पे ये कार्ड मतलब ये जो है क्या बोलते हैं उसे डॉक्ट्राइन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं कंसेप्ट, मैं नाम भूल गया। जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तब उस टाइम पे आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ, जहाँ पे ये जो मतलब पर्दा है वो हटाया जाता है और देखा जाता है कि पर्दे के पीछे कौन बिजनेसमैन है, इस तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, ठीक है। लीगल सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस की। आगे चलते हैं, तो कहां गया? हाँ जी, टीटीज। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? ट्रीटेड एज ए कंप्लीट यूनिट। बिजनेस को क्या माना जाएगा? एक कंप्लीट यूनिट माना जाएगा। सेपरेटेड फ्रॉम दोज हु ओन इट, उससे अलग होगा जो उसको ऑन करते हैं, सेपरेट होगा उनसे, ठीक है भाई। मतलब बिजनेसमैन अलग होगा, बिजनेस अलग होगा। आगे चलते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब इस बिजनेस के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने जिसको आप मनी में कंसेप्ट मतलब मनी में वैल्यूएशन कर सकते हो, जिसकी यानी वो सारे कंसेप्ट जिसको मनी में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने ना एक दुकानदार से सामान खरीदा 10,000 रुपए का, 10,000 का सामान खरीदा, तो इसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो ना कि मैंने सामान जो खरीदा वो कितने का खरीदा? 10,000 रुपए का। तो आप ये ट्रांजैक्शन अपनी बिजनेस में लिख सकते हो, समझ में आया? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन आप मनी में कर सकते हो, सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, लेकिन वहीं पे मेरे को ना गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो धोखाधड़ी ज्यादा कर रहा था, मैंने उसको एक मुक्का भी मार दिया, समझ में आया? हाँ जी, अब उसकी वजह से मेरे को जेल वेल होगी। लेकिन क्या ये जो ट्रांजैक्शन मैंने किया, मैंने उसको जो मुक्का दिया बदले में वो मेरे को जेल की वो दे रहा है, तो भाई इस वजह से ये ट्रांजैक्शन हम क्या रिकॉर्ड कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि मनी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटिंग में। मनी के में जो कन्वर्ट नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन को, वो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते अकाउंट्स में, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। दूसरा आता है मतलब चौथा, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके हमेशा ही अकाउंटिंग के अंदर दो एक्सपेक्ट होते हैं। कितने एक्सपेक्ट होते हैं? दो एक्सपेक्ट। यानी कि अगर आप कुछ दे रहे हो तो बदले में कुछ ले भी रहे होगे, या फिर आप अगर कुछ ले रहे हो तो बदले में कुछ दे रहे होगे, सिंपल है। तो दो एस्पेक्ट होते हैं, हाँ जी, जिसको हम बोलते हैं एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। समझाया था मैंने आपको ये चीज, याद है? पहला चैप्टर, पहली वीडियो जब हम कर रहे थे तब उस टाइम पे हमने सीखा था अकाउंटिंग के ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में, कि यहाँ पे डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। अगर कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। और इसी वजह से हमने वहां पे एक फॉर्मूला भी सीखा था, जो कौन सा था? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे यूज होगा, इसलिए मैं दोबारा सिखा रहा हूं आपको। मेरे को पता है तुम्हें कतई बैंगन इंसान हो भाई, तुम्हें याद नहीं है कुछ भी, है ना? हाँ जी, तो मैं दोबारा सिखा दे रहा हूं, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ये याद करना है ताकि आप कर पाओगे, ठीक है? हाँ जी, ये कब बनता है? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से बनता है, डेबिट और क्रेडिट की वजह से। शुरू करते हैं। अगला आता है कंसेप्ट पांचवा, रियलाइजेशन कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट कौन सा है? रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि यहां पे अकाउंटिंग के अंदर आप ना केवल रियलाइजेशन ही कर सकते हो। आप केवल क्या कर सकते हो? बस खाली रियलाइजेशन ही कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो कि रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो उनको आप रियलाइजेशन ही कर सकते हो। यानी कि आप पीछे देख सकते हो कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी थी, किस तरीके से करी थी। आप उनको चेंज नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस होता है ना भाई। हाँ जी, तो क्या कहता है ये? इट इज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन।
अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। इट डज नॉट एंटीसिपेट इवेंट, ये इवेंट को एंटीसिपेट नहीं करता, ये इवेंट्स को बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बस ये हिस्टोरिकल जो डाटा है आपका उसको रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। समझ में आया? हाँ जी, आगे चले। ये क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है, मतलब रियलाइजेशन कंसेप्ट आप उस पर रियलाइजेशन कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या हुआ था, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट यहां पे कहता है भाई आपको सारी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जितने भी आपकी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है तभी उसको माना जाएगा क्या, प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सामान 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच दिया लेकिन आपकी कैपिटल बढ़ी नहीं क्योंकि आपने उधार माल बेचा था इस तरीके से, समझ में? ऐसे नहीं माना जाएगा प्रॉफिट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है अगर आपकी कैपिटल बढ़ी तो आप उसको ट्रीट करोगे किसकी तरह, प्रॉफिट की तरह, और अगर आपकी कैपिटल घट रही है तो उसको ट्रीट करोगे किसकी तरह, लॉस की तरह। आसान है। यहाँ पे मेन रोल किसका होगा, कैपिटल का। अगर कैपिटल बढ़ रही है तभी प्रॉफिट मानो और कैपिटल घट रही है तभी लॉस मानो। सिंपल सर। आगे चलते हैं। सातवां कंसेप्ट कहता है वेरिएबल, सॉरी हाँ जी, वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव्स एविडेंस कंसेप्ट, मतलब कि क्या बोल रहा हूं, वेरीफेबल नहीं है ये, हाँ वेरीफाइएबल, मतलब वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, क्या दिमाग से उतर गया, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें ना उसके लिए आपको उनकी मतलब जो स्लिप होती है या फिर मेमो होता है, जो वाउचर होता है, वो चीज आपको रखनी पड़ेगी, एविडेंस रखना पड़ेगा। जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए वाउचर भी होना चाहिए आपके पास। सिंपल है। अगर आपके पास वाउचर है तभी माना जाएगा कि वो एविडेंस, मतलब जो वो ट्रांजैक्शन है वो हुई है, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा तभी। सिंपल है ना? हाँ जी, यानी कि आपके पास वेरीफाइएबल, जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिसको आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, आज ही मैंने ट्रांजैक्शन करी है। समझा है? आगे चलते हैं। कोस्ट कंसेप्ट कहता है कि आपको यहाँ पे कोस्ट निकालने के लिए सारे एक्सपेंसेस जोड़ने पड़ेंगे, जितने भी आप एक्सपेंस करते हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, तो वो सारे आप जोड़ोगे तभी आपकी कोस्ट निकलेगी। समझ में? कोस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको सारे एक्सपेंस जोड़ने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट है छोटा सा। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब क्या होता है, आपको एक अकाउंटिंग पीरियड मानना पड़ेगा जब भी आप अकाउंटिंग करो। अकाउंटिंग पीरियड मतलब आप एक टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल के तौर पे जब भी आप प्रॉफिट या लॉस कमाते हो तो फिर उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। चलो, तो जो पूरे साल में प्रॉफिट कमाया उसी पे टैक्स भरना पड़ेगा, तो आप साल कौन सा मानोगे, कौन सा ईयर चूज करोगे, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कौन सा पीरियड मानोगे, जैसे कि एक साल होता है 1 जनवरी को चालू और 31 दिसंबर को खत्म, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है एक फाइनेंशियल ईयर मतलब जो चालू होता है 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल को, और खत्म होता है 31 मार्च को। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी अकाउंटिंग पीरियड ले सकते हो, मर्जी आपकी है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार उसको चेंज कर रहे हो, चेंज नहीं कर सकते बार बार, एक ही अकाउंटिंग पीरियड लेना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म तक आप वही अकाउंटिंग पीरियड यूज करोगे अपने बिजनेस के लिए। समझा? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक अकाउंटिंग पीरियड चूज करो और ज्यादातर लॉन्ग टर्म तक उसी को ही चूज करो, वरना कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो अप्रैल से लेके पहले मार्च वाला ले लिया, समझ, सॉरी पहले 1 जनवरी से दिसंबर वाला ले लिया, लेकिन जैसे दिसंबर वाला है वो कह रहे हैं हम अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला कर रहे हैं। समझ, तो क्योंकि अप्रैल के बाद अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो गया, पहले साल खत्म होता था 31 दिसंबर को, लेकिन अब साल खत्म कब होगा, 31 मार्च को, यानी कि अब एक जो साल है वो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च का बन गया, 3 महीने का। तो 3 महीने में वो बोलेंगे हमने तो इतना पैसा कमाया नहीं एक साल के अंदर, ठीक है, इसलिए टैक्स भी नहीं भरना। तो इस तरीके से आप मिसयूज नहीं कर सकते उस चीजों का। जो आपने अकाउंटिंग ईयर लिया है वही अकाउंटिंग ईयर आपको पूरा लेना पड़ेगा हर साल, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते जल्दी से। अगला मैचिंग कंसेप्ट वही कंसेप्ट है कि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर आपका दोनों साइड मैच हो रही है तभी आपका अकाउंटिंग सही है, तभी आपके ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो रहे हैं, वरना गलत है, कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे हो। इसमें मैचिंग कंसेप्ट कहता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हर अकाउंट्स की मैच होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब कुछ चीज ऐसी हैं जो जरूरी हैं, ये तो वो थे प्रिंसिपल्स, यानी कि रूल्स है आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है, ना भी करोगे तब भी चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है आपको दिखाने पड़ेंगे, वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। सुनिए, पहला कन्वेंशन कहते हैं कंसिस्टेंसी मतलब वही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो हमने सीखा था। आपको बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की पड़ेगी। अगर आप कोई क्या बोलते हैं रूल अप्लाई कर रहे हो, जैसे डेप्रिसिएशन आपने बोला 10% है तो वो लॉन्ग टर्म तक 10% ही रहना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज होना चाहिए। इसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन आपने बनाए हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, लंबे समय तक वही यूज करने हैं आपको, ठीक है, गोइंग कंसर्न की तरह। श्योर थे? हाँ जी। कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन है भैया,
ठीक है। कंजर्वेशन मतलब प्ले सेफ, यानी कि आपको बिजनेस के लिए क्या करना है, सेफ प्ले करना है। यानी अगर आपको लगता है कि ये काम करने से, ये ट्रांजैक्शन करने से मेरे को लॉस होने वाला है, मत करो। लॉस होने की संभावना भी है, मत करो। अगर आपको लगता है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या फिर हो सकता है, परफेक्ट है, तभी आपको वो प्रॉफिट के लिए वो काम करना है। अगर आपको लगता है मेरे को हल्का सा भी कि मेरे को लॉस हो सकता है, तो मत करो। इसीलिए हम एक कंसेप्ट और रह गया, प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट, इसीलिए प्रूडेंस कंसेप्ट बनाया गया। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है लॉसेस के लिए। किसके लिए, लॉस के लिए। इसलिए आप हमेशा रिजर्व बना के चलोगे। आपने सुना है ना, रिजर्व बनाते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो रिजर्व हम किस वजह से बनाते हैं, ताकि लॉस से बच सके। प्रॉफिट के लिए कोई तैयारी करते हैं नहीं, प्रॉफिट के लिए कोई तैयारी नहीं करनी, मगर लॉस के लिए तैयारी करनी है, रिजर्व बना के चलना है। समझ में आया? हाँ जी। तो कंजर्वेशन क्या कहता है, ये कहता है सेफ प्ले करना, आपको लॉस से बच के चलना है। समझ में आया? प्रॉफिट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, मगर आपको सेफ प्ले करना है। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर मतलब आपके जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो सारे सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। समझ में? ऐसे नहीं कि आप कुछ छुपा के जा सकते हो। ठीक है भाई। लास्ट मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसे आइटम जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को या फिर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और इन्वेस्टर चाहते हैं वो चीजें जानना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बिजनेस के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए या फिर बिजनेस के लिए जानना जरूरी है इन्वेस्टर का, कि ये चीज हमारे उसमें है, कंसेप्ट के हिसाब से है, तो आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी। तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको वो चीजें दिखानी पड़ेगी जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करती है। समझ में आया? यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पहले पक्का जाना, ठीक है। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, अगर आपने पहले से कर रखा है, शरीर से, गुर्दों से, फेफड़ों से, मतलब हाथ की उंगलियां दिख रही है ना, उंगलियों से, बाल से, खोपड़ी से, घुटनों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और अगर आपने पहले से नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं आ रही यार, बाद में कर दिया आराम से, हम भी कहीं नहीं जा रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लियो भाई, तुम्हारे लिए जगह छोड़ रखी है। चलो फिर टाटा बाय बाय।